वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमने कंप्लीट कर लिया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या किसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में कोई डाउट बाकी है? मेरे अकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए, फिर भी क्या किसी को कोई डाउट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 that is lease accounting. Accounting standard 19। अकाउंटिंग फॉर लीज, लीज के लिए अकाउंटिंग। तो साहब जब हम लीज के लिए अकाउंटिंग की बात करते हैं तो लीज के लिए अकाउंटिंग में क्या करना पड़ेगा आपको? तो लीज के लिए अकाउंटिंग की जब बात आती है तो हम कहते हैं सर ये लीज होता क्या है? व्हाट इज लीज? पहला सबसे पहले दिमाग में ये चीज आती है कि साहब ये लीज होता क्या है। तो जब हम लीज की बात कर रहे हैं तो बताइए क्या कोई मुझे बता सकता है कि रेंट में और लीज में क्या फर्क है? रेंट में और लीज में क्या फर्क है? एनीवन? कोई भी भाई, एक बिल्डिंग में कहता हूं मैंने रेंट पे ले रखी है और एक बिल्डिंग में कहता हूं साहब मैंने लीज पे ले रखी है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता है? भाई दो अलग अलग टर्म्स है। हम कहते हैं हमने एक बिल्डिंग है वो रेंट पे ले रखी है, या हम कहते हैं कि एक बिल्डिंग हमने लीज पे ले रखी है। तो क्या दोनों टर्म्स में कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही बात है? लीज पर ऑप्शन होता है कि अपन उसको एक्वायर्ड कर सकते हैं, पर रेंट में नहीं होता। बेटा लीज में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसे अक्वायर कर सकते हैं। लीज में भी ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम उसे एक्वायर कर सकते हैं। अगर वो ऑपरेटिंग लीज होता है तो हम अक्वायर करने का ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। ऑपरेटिंग लीज में हमारे पास अक्वायर करने का ऑप्शन नहीं होता है। और सेफाली आप कह रहे हैं टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा नहीं है, 6 महीने के लिए भी आप लीज पे ले सकते हैं। बेसिकली फर्क होता है बेटा दोनों पे लगने वाले गवर्निंग रूल्स का। मतलब मैं कहता हूं कि ये जो लीज है और जो रेंट है दोनों में फर्क होता है केवल एग्रीमेंट की वजह से। जो दोनों में फर्क होता है वो फर्क केवल किस वजह से होता है? वो फर्क केवल और केवल होने वाले एग्रीमेंट की वजह से होता है। ठीक है सर। सर एग्रीमेंट की वजह से कैसे होता है? तो मैंने कहा लीज के लिए जो एग्रीमेंट बनता है वो लीज एग्रीमेंट होता है, और रेंट के लिए जो होता है वो रेंट एग्रीमेंट। सर क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा इन दोनों एग्रीमेंट की वजह से दोनों में लगने वाले रूल्स, जो दोनों में लगने वाला लॉ है वो चेंज हो जाता है। रेंट के लिए एक अलग से रेंट एक्ट बना हुआ है जिसमें रेंट में टेनेंट के राइट बताए हुए हैं। ठीक है, तो रेंट पे जब हम लेते हैं
तो रेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है और वहां पे टेनेंट को कुछ स्पेसिफिक राइट मिल जाते हैं। आपने सुना है जब भी रेंट की बात आती है तो कहते हैं 11 मंथ्स का एग्रीमेंट बना लो, क्योंकि ये एक्ट कब अप्लीकेबल होता है, ये एक्ट तब अप्लीकेबल होता है जब 11 मंथ से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक्ट तब अप्लीकेबल होता है जब 11 मंथ से ज्यादा टाइम हो जाता है। तो इसलिए रेंट एग्रीमेंट जनरली 11 मंथ्स का बनता है। 11 मंथ से ज्यादा का करना हो तो आप लीज बना लेते हैं कि उसमें किराएदार को राइट्स इतने नहीं मिलते हैं, और कम का तो बनाया ही जा सकता है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है केवल एग्रीमेंट का, जिसकी वजह से इन पे लगने वाले रूल्स चेंज हो जाते हैं। क्लियर? पहली चीज। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि साहब जो लीज है वो लीज कितने तरीके का होता है। तो हम कहते हैं कि साहब ये जो लीज है ये लीज दो तरीके का होता है। एक होता है फाइनेंस लीज और एक होता है ऑपरेटिंग लीज। एक होता है फाइनेंस लीज और दूसरा होता है साहब ऑपरेटिंग लीज। तो क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस होता है? किसी को पता है? वैसे सभी लोग आप अपने इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंस लीज क्या होता है और ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। एनीवन? फाइनेंस लीज नॉन कैंसिलेबल होती है और ऑपरेटिंग लीज कैंसिल हो सकती है। हाँ ठीक है, और कोई? फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, रिस्क एंड रिवार्ड लेसी का होता है फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में लेसर का होता है। चलिए, वेरी गुड। समझिए बेटा, अब ये कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि अगर गिवन कंडीशंस में आपको कोई, इनको बेसिकली मैं कंडीशन नहीं बोलता, इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंशियल लीज, कि आपको अगर इनमें से कोई इंडिकेटर दिखाई देता है, इनमें से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप उसे फाइनेंस लीज मान सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज वो कौन सी लीज होगी? ऑपरेटिंग लीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, तो ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन बहुत इजी है, विच इज नॉट फाइनेंस लीज। जो फाइनेंस लीज नहीं होती है वो ऑपरेटिंग लीज होती है साहब। ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन तो बहुत ही इजी। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं फाइनेंस लीज के बारे में, कि फाइनेंस लीज क्या होती है। तो बेटा ध्यान से समझिए कि फाइनेंस लीज क्या होती है। फाइनेंस लीज के लिए हमने कहा 5 कंडीशन देखनी है आपको। आपको क्या देखना है? आपको 5 कंडीशन चेक करनी है फाइनेंस लीज के लिए, कि साहब क्या ये फाइनेंस लीज है या ये फाइनेंस लीज नहीं है। 5 कंडीशन कौन कौन सी है? कंडीशन नंबर 1, लीज पीरियड। कवर्स, लीज पीरियड कवर्स मेजर पार्ट ऑफ
इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट। जैसे हम कहते हैं साहब असेट की लाइफ है 10 ईयर्स, असेट की लाइफ है 10 ईयर्स। मेरे पास एक असेट है जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स और आपने उसको लीज पे ले लिया 9 ईयर्स के लिए। अब एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं कि वो असेट आपके ही काम आने वाली है? क्योंकि जिस असेट की लाइफ है 10 ईयर्स, आप 9 ईयर्स के बाद में मुझे देंगे, तो क्या वो मेरे किसी काम की बचेगी? क्या मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि 9 साल बाद आप मुझे वापस देंगे, 9 ईयर्स के बाद आप मुझे वापस देंगे और उस मशीन को मैं काम में लूंगा? मतलब असेट को मोस्टली कौन यूज करने वाला है? असेट को लेसी ही यूज करने वाला है। कि असेट की लाइफ है 10 ईयर्स और उसको 9 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, मतलब उस असेट को लाइफ में कौन यूज करने वाला है? लेसी यूज करने वाला। तो ऐसा इन पहला इंडिकेटर कि लीज पीरियड असेट की मोस्टली या मेजर पोर्शन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट को यूज करता हूं। सेकंड, लीज रेंटल, लीज रेंटल कवर्स मेजर पोर्शन of fair value of leased asset at the inception of lease। ये लीजिए सर। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि साहब जो लीज रेंटल है वो कवर करता है मेजर पोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड असेट। मैं कहता हूं साहब मेरी असेट की वैल्यू 10 लाख है, लेकिन लेसी मुझे जो रेंट देने वाला है वो रेंट ही वो मुझे 10 लाख रुपए के आसपास देने वाला है। इसका मतलब एक्चुअल में सिचुएशन क्या है कि जो असेट की एक्चुअल वैल्यू है, लेसी मुझे वो पूरा पैसा देने वाला है बाय लीज रेंटल्स। जैसा अपन हायर परचेज में करते हैं, क्या करते हैं? हम हर साल धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट 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 करके पैसा पे करते रहते हैं। तो वही काम यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो दो चीजें, या तो जितने टाइम के लिए आपने लीज पे लिया है वो मेजर लाइफ ऑफ एसेट को कवर करता है, या आप जितना पैसा लीज रेंटल में दे रहे हो वो असेट की फेयर वैल्यू के मेजर पोर्शन को कवर करता है। पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, lessee will get ownership of leased asset when लीज पीरियड इज ओवर। तो ये कहते हैं जब लीज का पीरियड खत्म हो जाएगा तो असेट की ओनरशिप किसको मिल जाएगी? लेसी को मिल जाएगी। जैसे हायर परचेज होता है, हायर परचेज में जब आप सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हो तो ओनरशिप किसकी हो जाती है? परचेजर की हो जाती है। वैसे ही ये कहता है कि जितने टाइम का लीज पीरियड डिसाइड किया गया था उतने टाइम तक लीज रेंटल देने के बाद जब लीज का पीरियड खत्म होएगा तो उस असेट की ओनरशिप किसके पास आ जाएगी? लेसी के पास। तो ये भी आपको क्या कहता है कि इससे आपको पता चलता है ये कौन सी लीज है? ये फाइनेंस लीज है। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है साहब? लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज the asset
एट ए प्राइस लोअर देन असेट का मार्केट प्राइस। अब बेटा एक बात बताओ, मान लो मैंने आपसे कोई एसेट लीज पे ली, मैंने कहा मैं आपको हर साल 1 लाख रुपए का लीज रेंट दूंगा, 5 साल तक मैंने आपको लीज रेंट दिया, फिर मैंने कहा ये असेट मैं आपसे खरीद लेता हूं, उस असेट की मार्केट प्राइस है 5 लाख रुपए, लेकिन आप मुझे दे रहे हो 3 लाख में। क्यों दोगे आप मुझे 3 लाख में? आप मुझे 3 लाख में इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि मैंने जो आपको पिछले 5 साल में 1-1 लाख रुपए लीज रेंटल दिए, वो 1-1 लाख रुपए में कुछ अमाउंट मैंने आपको असेट के लिए भी दिया होगा। तो ये कहता है कि अगर लेसी के पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो चाहे तो असेट को परचेज कर सकता है एट ए प्राइस लोअर देन इट्स मार्केट प्राइस, तो भी उसे क्या माना जाएगा? तो भी उसे फाइनेंस लीज माना जाएगा। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट, नो पर्सन other than lessee used such asset without major modification। ये लो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लो बेटा मेरा जो गांव है वहां पे केवल एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे गांव में मान लीजिए केवल एक बिल्डिंग बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब पता चला कि साहब मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है, मैं एक जेसीबी मशीन है मेरे पास, और वो जेसीबी मशीन मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर को लीज पे दे रखी है। तो एक बात बताओ, क्या उसके अलावा और कोई उसे लीज पे ले सकता था क्या? क्या वो किसी और के काम की थी क्या? किसी के भी काम की नहीं थी। मतलब वो जेसीबी मशीन मैंने खरीदी और मैंने खरीद के उस कॉन्ट्रैक्टर को लीज पे दी। अब वो कॉन्ट्रैक्टर मुझे हर साल पैसा देगा। एक्चुअलिटी में हुआ क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास खरीदने का पैसा नहीं होगा, तो उसने मुझे कहा होगा कि आप वो मशीन खरीद लीजिए, मैं आपको हर साल एक अमाउंट देता रहूंगा, जैसे हायर परचेज में देते हैं इंस्टॉलमेंट, उसमें प्रिंसिपल भी होता है और उसमें इंटरेस्ट भी होता है। तो इस तरह से वो मुझे हर साल एक पैसा देता रहेगा। तो वो असेट और किसी के काम की थी नहीं। इसका मतलब मैंने खरीदी किसके लिए? मैंने खरीदी ही लेसी को लीज पे देने के लिए है। वो असेट किसी और के काम की नहीं है। तो इसका मतलब वो असेट किसके लिए है? वो असेट लेसी के लिए। तो ये 5 इंडिकेटर है बेटा, इन पांचों में से कोई भी इंडिकेटर आपको अगर दिखाई देता है तो आप इसे फाइनेंस लीज मान सकते हैं। अगर पांचों में से कोई भी इंडिकेटर दिखाई नहीं देता है तो फिर आप उसे ऑपरेटिंग लीज मान लेंगे। ऑपरेटिंग लीज सिंपली किराए के जैसा ही होता है कि आपने किराए पे लिए, बात खत्म। डन, समझ गए? तो ये 5 इंडिकेटर्स है जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि ये एक फाइनेंस लीज है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन। चलिए अब बात आती है कि साहब एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा था, इंसेप्शन ऑफ लीज। क्या कोई मुझे इस वर्ड का मतलब बता सकता है? इंसेप्शन वर्ड का मतलब, इंसेप्शन वर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ द लीज, स्टार्टिंग ऑफ द लीज, बिगिनिंग ऑफ द लीज। क्लियर?
चलिए साहब, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पढ़नी है, उन टर्म्स के बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़े, लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है आपके पास। हाँ जी साहब, एक टर्म आती है GRV। GRV का मतलब होता है साहब ग्रॉस रेजिडुअल वैल्यू। GRV का मतलब होता है ग्रॉस रेजिडुअल वैल्यू। अब ये GRV लेसी के लिए क्या होती है और लेसर के लिए क्या होती है? लेसी मतलब जिसने असेट को लीज पे ले रखा है, लेसर मतलब जिसने असेट को लीज पे दे रखा है। तो ये कहता है साहब ये वो गारंटीड वैल्यू होती है, सॉरी ग्रॉस वो लिख दिया मैंने यहां पे, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये वो गारंटीड वैल्यू होती है जिसकी लेसी ने गारंटी दी होती है या लेसी के बिहाफ पे किसी ने गारंटी दी होती है कि जब लीज टर्म खत्म होगा तो लेसर को इतना पैसा दिया जाएगा। भाई लीज टर्म खत्म होता है उस दिन, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि जब लीज टर्म खत्म होगा तो लेसी या लेसी के बिहाफ पे कोई पर्सन इतने रुपए देके आपसे असेट ले सकता है। डन, डेट इज कॉल्ड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जैसे मैं कहता हूं कि मैं आपके एसेट को 1 लाख रुपए पर ईयर के लीज पे रेंट पे लेना चाहता हूं 10 ईयर्स के लिए। आफ्टर 10 ईयर्स मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा अगर आप असेट की ओनरशिप मुझे ट्रांसफर करोगे तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। किसके लिए? लेसी के लिए, जो मैंने गारंटी दी है या मेरे बिहाफ पे किसी ने गारंटी दी है। क्लियर? इसी तरह लेसर के लिए, लेसर के लिए जीआरवी क्या होता है? लेसर के लिए जीआरवी होता है कि उसे जितने रुपए की गारंटी मिली होती है, उसे जितने रुपए की गारंटी मिली होती है, किससे मिली होती है? या तो मिली होती है लेसी से या मिली होती है लेसी के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी से कि जिस दिन लीज टर्म खत्म होगा हम आपको इतने रुपए देके इस मशीन को परचेज कर सकते हैं। डन, तो ये कहलाता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। डन। फिर आता है यूजीआरवी। यूजीआरवी का मतलब क्या है? यूजीआरवी का मतलब है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है साहब? अनगारंटीड, मैं कहता हूं कि एक्चुअल रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? एक्चुअल रेजिडुअल वैल्यू है 5 लाख। मतलब जिस दिन लीज टर्म खत्म होगा उस दिन वो असेट 5 लाख रुपए में बिक सकती है, जबकि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू थी 3 लाख। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू थी 3 लाख। इसका मतलब अनगारंटीड है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है आपके पास, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो असेट 5 लाख रुपए में बिक जाएगी। गारंटी है आपके पास 3 लाख रुपए की, तो यूजीआरवी कितना होगा? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी 2 लाख रुपए। क्लियर? समझ गए? अच्छा, यूजीआरवी लेसी के लिए होती है या लेसर के लिए होती है या दोनों के लिए होती है? यूजीआरवी लेसी के लिए होती है, लेसर के लिए होती है, दोनों के लिए होती है? यूजीआरवी केवल लेसर के लिए होती है।
यूजीआरवी केवल लेसर के लिए होती है। क्यों लेसर के लिए होती है? कि लेसी तो जितने रुपए देने वाला है देने वाला है, लेसर की असेट है। जिस दिन लीज टर्म खत्म हो गया, हो सकता है उस दिन लेसर को 5 लाख रुपए देने वाला मिल जाए, तो वो कहेगा 3 लाख रुपए तो मुझे गारंटी वाले ही मिल रहे हैं। भाई 3 लाख रुपए में तो मैं गारंटी में ही बेच सकता था, मेरे पास लेसी की गारंटी थी, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब मुझे गारंटीड अमाउंट से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब वो कौन सा अमाउंट है? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू केवल किसके लिए होता है? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू केवल लेसर के लिए होता है। डन। फटाफट से आपके नोट्स का पेज नंबर 65 देखिए, नोट्स का पेज नंबर 65। मिल गया सभी को? यस सर। उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है बेटा, एक सेकेंड, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन रेस्पेक्ट ऑफ लेसी such part of residual value which is guaranteed by or on behalf of lessee, such part और lesser के लिए such part of residual value which is guaranteed by or on behalf of lessee or by an independent third party. For the lesser, the residual value guaranteed by the third party can arise when the asset is leased to the third party after the first leasing expired. Therefore, it can be called the residual value guaranteed by the third party. ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अगर हम कह देते हैं कि लीज टर्म खत्म होने के बाद लेसर को किसी और ने कह रखा है कि मैं आपसे खरीद लूंगा, तो उसके लिए वो भी क्या है? जीआरवी। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेजिडुअल वैल्यू ऑफ असेट एंड इट्स गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है सर। अब बात आती है, अब एक वर्ड और होता है जिसे और समझ लीजिए। एक वर्ड होता है बेटा MLP। MLP का मतलब होता है मिनिमम लीज पेमेंट्स। बेटा ये मिनिमम लीज पेमेंट क्या है? एक तो हम कहते हैं लेसी, एक हम कहते हैं लेसर। तो लेसी को कितना पैसा देना है वो कहलाता है मिनिमम लीज पेमेंट। जैसे लीज रेंटल, लेसी क्या क्या देगा? लेसी एक तो देगा लीज रेंटल हर साल या हर महीने या हर 6 महीने, जो भी उसका टाइम पीरियड डिसाइडेड है, उस टाइम पीरियड से वो क्या पे करेगा? एक तो वो लीज रेंटल पे करेगा, और उसे क्या देना पड़ सकता है? और उसे देना पड़ सकता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दे तो ये लेसी का टोटल अमाउंट आ जाएगा कि भाई लेसी को इतना पैसा देना पड़ सकता है। दैट इज MLP फॉर लेसी। ये क्या होता है? लेसी के लिए मिनिमम लीज पेमेंट। डन। उसी तरह लेसर की बात करें तो लेसर को क्या क्या मिल सकता है? लेसर को एक तो लीज रेंटल मिल सकता है, एक जीआरवी मिल सकती है, एक यूजीआरवी मिल सकता है। डन। तो ये होता है लेसी के लिए ML, लेसी के लिए MLP। लीज रेंटल मिल सकता है, जीआरवी मिल सकता है और यूजीआरवी मिल सकता है। क्लियर? तो सर इसको क्या बोलते हैं? क्या मैं इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूं? भाई आपसे ये पूछा जाए कि लेसर ने उस असेट में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लेसर का इन्वेस्टमेंट क्या है? लेसर को एक तो लीज रेंटल मिलने वाला है,
एक लेसर को जीआरवी मिलने वाली है, एक लेसर को यूजीआरवी एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, मेरे इन्वेस्टमेंट की ग्रॉस वैल्यू है लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस एक्सपेक्टेड यूजीआरवी। डन, समझ गए? क्या मैं इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहूं तो कोई दिक्कत है? तो जो एमएलपी लेसर के लिए होती है, क्या हम उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, एक तो टर्म आ गई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बाद एक टर्म आती है नेट इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो नेट इन्वेस्टमेंट बोलता है साहब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस फाइनेंस इनकम। मतलब जो आप लीज रेंटल लेने वाले हो, उस लीज रेंटल में फाइनेंस इनकम का मतलब होता है इंटरेस्ट का अमाउंट। जितना अमाउंट इंटरेस्ट का जुड़ा हुआ हो वो माइनस कर दीजिए, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? नेट इन्वेस्टमेंट, जितना अमाउंट फाइनेंस इंटरेस्ट का जुड़ा हुआ है। आपको याद है आप हायर परचेज का क्वेश्चन जब करते थे तो एक होता था हायर परचेज प्राइस और एक होता था कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस में से जब टोटल इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो कैश प्राइस आ जाता है। तो यही वाली बात है कि आपको टोटल जितना पैसा मिलने वाला है वो धीरे धीरे मिलने वाला है, तो आप आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो नेट इन्वेस्टमेंट को ऐसे भी निकाला जा सकता है, नेट इन्वेस्टमेंट को ऐसे भी निकाला जा सकता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। तो भाई इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्लियर? सर आप ये टर्म्स क्यों बता रहे हैं? आप बता रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर आपने बताया नेट इन्वेस्टमेंट, फिर आपने बताया बेटा मुझे पहुंचना था नेट इन्वेस्टमेंट पे। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको सिखाया जीआरवी, फिर मैंने आपको सिखाया यूजीआरवी, फिर मैंने आपको सिखाया एमएलपी। एमएलपी को ही मैंने बोला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो मैंने कह दिया नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? समझ गए सारी बात? ये टर्म्स अभी हमारे काम आने वाली है। सर कहां काम आएगी? चलिए यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? नहीं। तो अब ये आपको क्या कहता है, ये आपको कहता है बेटा कि हमें सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हो, आपने अभी अभी एक बात कही कि जब आप फाइनेंस लीज में होते हो तो आप ये मानते हो कि असेट का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर असेट का रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है तो क्या लेसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाए असेट का? जिसके पास असेट का रिस्क एंड रिवार्ड होता है क्या वो असेट का डीम्ड ओनर होता है? यस। इसका मतलब असेट किसकी बुक में रिकॉर्ड की जाएगी? असेट लेसी की बुक में रिकॉर्ड की जाएगी या लेसर की बुक में रिकॉर्ड की जाएगी? लेसी की बुक में। तो ये कहता है लेसी, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। लेसी रिकॉर्ड द असेट
at lower of फॉलोइंग। लेसी कौन सी वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड करेगा? लेसी इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू होती है उस पे एसेट को रिकॉर्ड करेगा। सर कौन सी वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, लेसी को क्या क्या देना है? लेसी को देना है लीज रेंटल प्लस जीआरवी। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है इस पे, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड असेट at the inception of lease, fair value of leased asset at the inception of lease, whichever is lower। दोनों में से जो भी कम हो। क्या आप सभी को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है? क्या आप सभी को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है? आराम से निकालनी आती है आपको। जो भी इंटरेस्ट रेट दे रखा हो 10%, 12%, 8%, उससे आप जितने लीज रेंटल पे कर रहे हैं और फाइनली जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जैसे आप कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू लिखते थे, उसके हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और असेट की फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। दोनों को कंपेयर करिए, जो दोनों में से सबसे कम हो उस पे आप अपने यहाँ पे असेट को रिकॉर्ड कर लीजिए। क्लियर? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबसे पहले लेसी के यहाँ पे ये होता है कि लेसी अपनी बुक में असेट को कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? लेसी अपनी बुक में असेट को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस जीआरवी और फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड असेट एट द इंसेप्शन ऑफ लीज विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम। डन? ठीक है सर, ये तो बात हो गई लेसी की। अब लेसर आपको एसेट देगा। जब लेसर आपको एसेट देगा तो लेसर को भी तो पैसा मिलने वाला होगा ना। लेसर को पैसा मिलने वाला होगा। किससे मिलने वाला होगा? जब हम हायर परचेज पे एसेट बेचते थे तो हायर वेंडर एक एंट्री किया करता था, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। वो परचेजर के अकाउंट को डेबिट करता था। तो यहां पे लेसर किसके अकाउंट को डेबिट करेगा? लेसर किसके अकाउंट को डेबिट करेगा? लेसर डेबिट करेगा लेसी के अमाउंट को। लेसर डेबिट करेगा लेसी के अमाउंट को। तो बोले लेसर records the lessee account at, लेसर लेसी के अकाउंट को रिकॉर्ड करेगा किस पे? एट द नेट इन्वेस्टमेंट। इसलिए सिखाया था आपको नेट इन्वेस्टमेंट कि लेसर रिकॉर्ड करेगा लेसी के अकाउंट को नेट इन्वेस्टमेंट पे। सर नेट दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। डन? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। तो अभी तक हमने दो बातें सीखी है कि जब हम फाइनेंस लीज की बात कर रहे होंगे तो फाइनेंस लीज को लेसी अपनी एसेट में रिकॉर्ड करता है। आप तो सिंपली समझ लीजिए, वो कहता है मैं तो लीज रेंटल प्लस जीआरवी, क्योंकि उसे क्या मिलने वाला है? उसे क्या देना है? लीज रेंटल प्लस जीआरवी। लेसर को क्या मिलने वाला है?
लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, तो ये तीनों पे रिकॉर्ड करता है। अब बात आती है कि वहां एक ऑप्शन और भी है, वो फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू कम है तो भैया फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड आप करोगे, कहोगे मेरी एसेट की वैल्यू 15 लाख, फेयर वैल्यू है 13 लाख, तो 13 लाख पे रिकॉर्ड कर लो, डन। तो ये सारा काम है किसके अकॉर्डिंग, फाइनेंस लीज। सर अब आगे एंट्रियां कैसे होगी, तो बेटा लीज की आगे की एंट्री वैसे ही होती है जैसे हायर परचेज की होती है। लीज की आगे की एंट्री फाइनेंस लीज की वैसे ही होती है जैसे हायर परचेज की होती है। लेसी सबसे पहले अपने यहाँ एसेट को रिकॉर्ड करेगा, बस एक फर्क होता है यहाँ पे केवल डाउन पेमेंट नहीं देना होता। फिर एंड में जाके इंस्टॉलमेंट लीज रेंटल रिसीव करेगा। उस लीज रेंटल में दो तरह की चीजें होगी, एक इंटरेस्ट होगा और एक प्रिंसिपल होगा। यहां पे इंटरेस्ट को बोला जाता है फाइनेंस इनकम, उस तरह से एंट्री की जाएगी। तो कल वो हम एंट्री सीखेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो कल हम एक क्वेश्चन करेंगे फाइनेंस लीज का लेसी की बुक में, द डे नेक्स्ट उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे, उसी क्वेश्चन को लेसर की बुक में, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को हम लेसी की बुक में भी करेंगे, फिर हम लेसर की बुक में भी करेंगे, तो हमें फाइनेंस लीज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो वो हम प्रैक्टिकली पूरी चीज समझेंगे कल, डन। तो ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बेसिक पोर्शन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।